नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवपन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में बात होगी देश से जुड़ी हुई और विदेशों से जुड़ी हुई खबरों की। देश में सियासी हलचल और सियासत से साथ साथ समाज में क्या कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ विदेशों में इस वक्त क्या हलचल हो रही है, जियोपॉलिटिक्स में क्या है, बजट को लेकर देश में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आज आर्थिक सर्वेक्षण पर क्या कुछ खास है, ये तमाम खबरें होंगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों के साथ। आज पहली दुखद खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि कल अजीत पवार का निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार होना है। ऐसे तो आधिकारिक तौर पर 11 बजे के आसपास का समय बताया गया है, लेकिन अंतिम यात्रा भी उनकी हुई और काफी भीड़ भी वहां पर जमी हुई है। तो थोड़ी देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी बजट सत्र को लेकर, जो कि आज इसका दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा। सभी की नजरें आज के इस अहम दिन पर टिकी हैं। साथ ही बात होगी कर्नाटक के होसनगर में बस में आग लगने का मामला सामने आया है और ये बस में आग लगने का मामला लगातार बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से लगातार आग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका संज्ञान लेना भी जरूरी है। लेकिन इस हादसे के पीछे की कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे राजधानी दिल्ली को लेकर, जहां पर लगातार स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। और कल भी हमने देखा 40 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी मिली थी और आज भी ईमेल के जरिए दिल्ली के अंदर बम से उड़ाने की धमकी तमाम स्कूल्स को मिलती नजर आ रही है। साथ ही बात होगी पंजाब की, जहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अब ये साजिश क्या थी, इसके पीछे क्या वजहें रही हैं, कैसे इसको नाकाम किया गया, कैसे सूचना मिली और बरामद क्या कुछ किया गया, किसका जखीरा, किसका मॉड्यूल इसके पीछे है, वो तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के साथ। विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स बरामद किया है, ये बड़ी खबर आज की है क्योंकि कल ये बड़ा हादसा सामने आया था जिसमें अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवार थे। उनकी मौत हो गई थी, उनका निधन हो गया था और उसके बाद पूरे देश में जांच की मांग तेज हो गई कि आखिर जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो अवशेष इस विमान में होता है, जिसमें तमाम तरीके की रिकॉर्डिंग्स कैद होती हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम हो या फिर पायलट हो, उनके बीच का पूरा कम्युनिकेशन उसमें रिकॉर्ड होता है और उस कम्युनिकेशन के आधार पर यह तय किया जाता है कि आखिरी कॉल क्या था, पायलट और जो कंट्रोल रूम है उनके बीच क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या बातचीत हुई है। उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि आखिर मामला क्या है, आखिरी कॉल क्या रहा है, आखिरी बार पायलट और कंट्रोल रूम के बीच की बातचीत क्या हुई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जांच एजेंसीज के लिए। फिलहाल उस बॉक्स को बरामद कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और आज अजित पवार का अंतिम संस्कार भी थोड़ी देर में होना है। है वो फिलहाल बरामद कर लिया गया है और इस ब्लैक बॉक्स से वजहें सामने आ जाएंगी कि आखिरकार ये विमान हादसा, जिसके अंदर 5 लोग सवार थे और 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा और मुख्य चेहरा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नजर आए और उनके साथ साथ क्रू मेंबर्स, जिसमें कि एक फीमेल पायलट, एक यंग, एक युवा महिला जो है इस विमान को उड़ा रही थी। और इस दौरान विस्फोट होता है, इस पूरे विमान में आग लग जाती है और 5 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। उसके बाद मांगों का सिलसिला जो है वो सामने आया और मांग ये थी कि जल्द से जल्द जांच हो कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई तो हुई कैसे। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप अंतिम यात्रा की देख रहे हैं, जहां पर कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर शोक की लहर देखने को मिली और उसके बाद अंतिम यात्रा जो है अजीत पवार की निकाली जा रही है और कुछ एक मिनट्स के अंदर इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर तिरंगा लपेटा गया है और कुछ ही देर के अंदर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और इससे ठीक पहले पुणे के बारामती में काटेवाड़ी स्थित उनके आवास उन्हें लाया गया और यहाँ पर परिवार के लोग, पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने उनके अंतिम दर्शन भी किए। पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती आएंगे और अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। फिलहाल पवार का चार्टर्ड प्लेन जो है वो सुबह 8:45 पर इसके अंदर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद 5 लोगों की मृत्यु हुई और 5 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर शोक की लहर देखने को मिली और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम वो बड़े चेहरे थे। चाहे विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष के भी तमाम बड़े नेताओं की तरफ से शोक प्रकट किया गया, उनके फैमिली के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, तमाम जो 5 लोगों की मृत्यु इस एक विमान हादसे में हुई है, उनके लिए भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। और अब मांग ये है कि जल्द से जल्द विमान हादसे की जांच हो, आखिरकार क्या कुछ कारण रहे। और अब फिलहाल ब्लैक बॉक्स जिस तरीके से हमने बताया कि मिल गया है, बहुत जल्द कारणों का पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करेंगे तो इनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और कुछ ही देर के अंदर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार डिप्टी सीएम अजीत पवार का होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें कुछ समय पहले की आप देख रहे हैं जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी। और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस अंतिम यात्रा में पहुंच चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। थोड़ी देर के बाद ये अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जो भीड़ वहां पर नजर आ रही है, वो भीड़ ये बताती है, ये संकेत देती है कि एक नेता जब जनता के बीच जाकर उनके साथ कनेक्शन बनाता है, उनके साथ अपने बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड सीधे दिल के साथ जुड़ा होता है। और बारामती के वो बड़े नेता के तौर पर उभरे, पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार किंग मेकर के तौर पर उभरे, बड़े राजनेता रहे। शरद पवार से भले ही उन्होंने अलग रह कर अपनी पार्टी संभाली, बनाई, उसकी नींव रखी और उसके बाद सफलता भी हासिल की, चुनाव भी लड़े। 41 विधायक उनके पास रहे, एक बड़ा एक रोल उनके पास था। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, सभी के चेहरे पूरी तरीके से वहां इस वक्त जो है वो उदास नजर आ रहे हैं। सभी लोग गम में डूबे हुए हैं, पूरा प्रदेश शोक की लहर में है। खासतौर पर बारामती का इलाका, जहां से ये सांसद भी रहे हैं, विधायक कई बार रहे, फिर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, डिप्टी सीएम भी रहे कई बार, और अभी भी वर्तमान में भी वो डिप्टी सीएम ही थे। लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा, हादसा होगा और वो हादसे में शिकार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये अंतिम प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे हैं। एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, जो रिश्ते में अजित पवार के चाचा भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। आखिरी जो वहां पर प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अभी अंजाम दिया जा रहा है। परिवार में तो गम है ही है, परिवार में तो दुखों का पहाड़ टूटा ही टूटा है। साथ साथ पूरे बारामती के साथ पूरे प्रदेश में सभी लोगों की आंखें नम हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं। उन्हें उम्मीद रहती थी कि अजीत पवार आएंगे तो कुछ बड़ा लेकर आएंगे, और जो अजीत पवार का राजनीतिक नेतृत्व था, जो सामाजिक उनकी क्षमता थी, वो कुछ अलग मानी जाती थी। वो हमेशा लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाते थे, काम करते थे, लेकिन उनका एक बेधड़क वाला भी अंदाज रहता था। भरे मंचों से वो अगर कोई बात कहते थे तो डंके की चोट पर कहते थे, और बाद में मीडिया में सफाई देने के लिए भी डंके की चोट पर अड़े रहते थे कि मैंने कहा तो कहा। मतभेद जरूर थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन मनभेद नहीं बनाए। परिवार के साथ राजनीतिक मतभेद बनाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने परिवार से अलग हो। अलग पार्टी बनाई, लेकिन अलग रास्ता नहीं चुना। ये कुछ चीजें हैं जो एक नेता को महान बनाता है। राजनेता अपनी साफ सुथरी छवि, लोगों के साथ बॉन्ड, लोगों के कामकाज, समाज को एक साथ एक झोली में बांधकर चलना, ये जो चीजें हैं, ये एक नेता को अलग पहचान दिलाती है। और आज यही पहचान पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त आंसुओं से झलकती हुई नजर आ रही है। हर शख्स जो वहां पर मौजूद है, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। कई युवा मौजूद रहे, कई अन्य लोग रहे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोगों ने वहां पर आकर इस यात्रा में भाग लिया और अंतिम दर्शन उनके किए। सामने जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से लेकर जो बाकी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़े चेहरे जो कि नितिन नवीन है, जो कि अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ है। और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल
जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे और इसी दौरान वो वहां पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये दुखद हादसा पेश आया जिसके अंदर 5 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अभी फिलहाल 3 दिन का राजकीय शोक पूरे महाराष्ट्र के अंदर रखा गया है और अभी फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम बड़े नेताओं और तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। अब देखिए, ये बेहद ही ज़्यादा दुखद है। मुख्य अग्नि उन्हें दी जा रही है, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद ही दुखद ये पल है। और अभी उनकी फैमिली के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए बेहद ज़्यादा एक क्षति जो है वो पहुँची है, क्योंकि लोकप्रिय नेता थे और लोकप्रिय नेता के साथ साथ जिस तरीके से शीतल ने कहा कि फैमिली के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखा, हालांकि उनकी पार्टी अलग थी लेकिन फिर भी जो एक बॉन्ड उनकी फैमिली के साथ रहा है, जो लोगों के साथ रहा है, वो एक अलग ही छवि जो है उनकी लेकर सामने आया। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार आप देखिए, कितने हज़ारों की संख्या में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़े चेहरों से लेकर हर एक युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि सिक्योरिटी भी टाइट की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी एक झलक देखने को तरसते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल हकीम देशमुख भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हकीम भी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट भी करते हैं और सरकार के ढांचे को भी अच्छे से जानते थे, वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से जानते हैं। हकीम, आप काफ़ी समय से ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और एक पत्रकार की जो एक जो बॉन्ड उनका नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ होता है, वो जो सक्रियता रहती है, वो हम सब के बीच देखने को मिलती है, हर राज्य में जहाँ पर भी हो। लेकिन आप किस प्रकार से उन्हें जानते थे, उनकी छवि को, उनके ग्राउंड कनेक्शन को, आम लोगों के साथ जो उनका संपर्क रहता था वो किस प्रकार का रहता था? शीतल, देखिए, अजित पवार के हम बात करते हैं, एक किस्सा आपको सुनाते हैं कि जब हम अजित पवार के साथ इंटरव्यू के लिए हम गए थे, हमें समय दिया गया था 1 बजे का। 1 बजकर 3 मिनट हमें हो गए थे। उसके बाद 3 मिनट के बाद हम वहां पर पहुंचे तो अजित दादा एक रूम में बैठे और इंतजार कर रहे थे। अजित दादा ने कहा कि भाई तू 3 मिनट लेट हो गया। यानी कि पंक्चुअलिटी इतनी थी, समय को इतना वो जानते थे, समय के प्रति इतना उनका अपना विश्वास था कि वो समय पर ही जो है वो कायम रहते थे और समय को बहुत मानते थे। इस तरीके के अजित दादा थे। यानी कि अगर हम उनके काम के प्रति उनका विश्वास अगर देखें तो कहीं ना कहीं अजित दादा मंत्रालय भी 7 बजे पहुंच जाते थे। कोरोना के समय भी अकेले ही मंत्रालय रहते थे और वहां पर उनके अधिकारियों को इतनी भागदौड़ हो जाती थी कि अजित दादा आगे, अब मतलब समय के पहले अजित दादा जो है वो पहुंच जाते थे। इतना पंक्चुअलिटी जो थी समय के साथ उनकी थी। अजित दादा एक समय से बंधे हुए व्यक्ति थे, काम के प्रति उनका विश्वास बहुत दृढ़ था और लोगों के प्रति, लोगों की भावनाएं, लोगों का विश्वास, उसको किस तरीके से मैं पूरा कर पाऊंगा, इसके प्रति वो बहुत जागरूक रहा करते थे। इस तरीके के अजित दादा जो है वो आज दुनिया से जा रहे हैं, उनके अंतिम विदाई जो है वो हो रही। हकीम, इस चीज का अंदाजा हम ये तस्वीरों से लगा सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हर एक छोटा कार्यकर्ता, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी है और आम जनता महाराष्ट्र की, बारामती की, पुणे की यहाँ पर पहुंचती नजर आ रही है। तो इन तस्वीरों से ये जाहिर हो गया है कि किस तरीके से उनकी लोकप्रियता पूरे महाराष्ट्र में थी, पूरे भारतवर्ष में थी। अजित दादा का प्यार लोगों के साथ इतना था कि वो अगर किसी से भी मिलते, भले ही वो छोटा बच्चा हो, उसके साथ जब वो भी मिलते तो बहुत मुस्कुराते हुए मिलते, बहुत प्यार से मिलते। और अजित दादा की एक खासियत थी, वो हर किसी का नाम जो है वो याद रखा करते थे और नाम के साथ उसे पुकारा करते थे। प्यार इतना था, एक ही शब्दों में उसे बुलाते थे और प्यार के साथ बुलाते थे। मराठी में कभी भी जो है वो एक ही शब्दों में जो है वो बुलाया जाता है और वो प्यार वो हमेशा उनका लोगों के में दिलों में जो है वो कायम है। आज जिस तरीके से माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है बारामती में, ये माहौल दिखा रहा है कि अजित पवार ने अपने जीवन के चलते क्या कुछ कमाया है और क्या कुछ
क्या कुछ उन्होंने जो है वो पाया है। अजीत पवार का प्यार, अजीत पवार की जो गर्दी यहाँ पर, ये जो भीड़ यहाँ पर जो है वो जमा हुई है, ये दिखा रही है कि अजीत पवार ने अपने जीवन में क्या कुछ जो है वो पीछे छोड़कर वो गए हैं। कितना प्यार, कितना लोगों की जो उम्मीद है, वो किस तरीके से लोग उन्हें चाहते थे, किस तरीके से लोगों के साथ उनका व्यवहार रहा है, ये आज ये भीड़ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अजीत दादा एक प्यार को छोड़ कर गए। बिल्कुल हकीम, राजा की परिभाषा या राजा की उपाधि देना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे में बारामती का राजा भी उन्हें कहा जाता था। बारामती के लोग उन्हें काफी करीब से देखते थे, जानते थे, क्योंकि अजीत पवार नेता ही ऐसे थे कि वो हमेशा लोगों के बीच रहते थे। कल भी वो छोटे मोटे चुनावों के लिए डिप्टी सीएम होने के नाते भी वो वहां पर जा रहे थे, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि लोग वहां पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हर शख्स, जितने भी लोग हैं, उनकी आंखें नम हैं, वो पूरी तरीके से इमोशनल हैं। परिवार या जितने भी पदाधिकारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाकी अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं कि अजीत पवार जब कुछ बयान देते थे तो वो डंके की चोट पर होता था कि करना है तो करना है, जो चीज नहीं होती थी तो उसे मना कर देना है। तो इस प्रकार की छवि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर बनाई थी। बिल्कुल, अजीत पवार एक स्पष्ट वक्ता थे। जो उनके मुंह से जो शब्द निकल गया कि मैं ये करने वाला हूं, तो वो चाहे किसी भी तरीके से मुश्किलें आए उसे पूरा करना, ये उनका कर्तव्य बन जाता था, उनका फर्ज बन जाता था। और इसी वजह से अजीत दादा जाने जाते थे। दादा की उपाधि उन्हें दी जाती थी। अक्सर जो है वो लोग नेताओं को साहब बोलते हैं, सर बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि अजीत दादा को साहब बोलेगा या फिर सर बोलेगा। हर कोई अजीत दादा को दादा बोलता था, और वो प्यार वो महसूस करते थे कि ये मेरे लिए जो प्यार बना है, ये लोगों के मनों में यही प्यार जो है वो कायम रहे, और वही प्यार के शब्दों को वो कायम रख करके दुनिया को अलविदा करके चले गए। लेकिन प्यार पीछे छोड़ के गए, अपने कामों की जो बातें थी वो छोड़कर पीछे गए। लोगों के मनों में जो है वो एक उम्मीद जगा करके गए, लोगों को ये सिखा करके गए कि प्यार से सब कुछ हासिल होता है। और इसी वजह को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ जो है इतनी जुटी है। रात से जो है लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, और काफी कुछ चीजें होती है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों के पर्सनल भी कुछ बातें जो होती है, लेकिन फिर भी लोग डटे हैं, बैठे हैं। और पानी नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी लोग डटे हैं, बैठे हैं। और लोग ये देख रहे हैं कि हमारे दादा का चेहरा, अंतिम दर्शन किस तरीके से हो जाएगा, क्या उनकी एक झलक हमें देखने को मिल जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ लोग डटे रहे और बैठे रहे। जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई है, वह अंतिम संस्कार जो है वो इस लाड़ के नेता का, इस लाड़ के दादा का होने जा रहा है बारामती में। और नम आंखों से लोग जो है अजीत दादा को विदाई देने के लिए यहाँ पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए। हकीम, बहुत बड़ा उनका प्रभाव था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर, और तमाम लोगों की आंखें भी नम है। कितनी बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति को हुई है अजीत पवार के इस तरीके से जाने से। अजीत दादा एक ऐसा चेहरा थे कि जो सभी के साथ उनका बॉन्डिंग रहता था। वो विपक्ष में रहे तो भी सत्ता के साथ बॉन्डिंग था, सत्ता में रहे तो विपक्ष के साथ उनका बॉन्डिंग रहा। अजीत दादा ने कभी भी किसी को अपने से दूर नहीं किया, या फिर अजीत दादा कभी भी इस तरीके की बातें किसी को नहीं कहते थे कि उसका दिल दुख जाए। अगर उनकी बातों से किसी को बुरा भी लग जाता था तो अजीत दादा जाकर के उनसे कहीं ना कहीं वो सारी चीजों का खुलासा कर देते थे कि मेरी बोलने का मकसद ये था, बोलने का मतलब ये था। और यही सारी चीजों को, यही सारी भावना, यही बातें जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के मन में भी आती नजर आ रही है। बड़े बड़े नेता जो उनसे उम्र में भी बड़े थे, जो शरद पवार के साथ काम किया करते थे, लेकिन आखिर में जो है अजीत पवार के साथ उन्हें जाना पड़ा। अजीत पवार के प्यार के खातिर वो उनके साथ चले गए। वो नेता, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, नम आंसू से वो है अपने लाड़ के दादा को विदाई देते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कल जैसी ही घटना हुई 9:45 को लोगों की बातें समझ में आई कि अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ है, और गंभीर हालात अजीत दादा के है। अस्पताल में
उन्हें ले जाया गया है। कुछ देर के बाद पता चला कि अजीत दादा अब नहीं रहे, दुनिया को छोड़कर अजीत दादा चले गए। तो लोगों में ये एक जिस तरीके से आंसू निकल करके आए लोगों के, जो दर्द छलका है अजीत दादा के प्रति, ऐसा शायद ही दुनिया में किसी नेता के प्रति ये दर्द जो है वो देखने को मिला होगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता है, राजनेता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अजीत दादा ने जो अपना कार्य, अपनी भावनाएं पीछे छोड़ी है, अपना प्यार, अपनी उम्मीदें पीछे छोड़ी है, लोगों में अपना जो प्यार जो है वो पीछे छोड़ा है, अपना काम को पीछे छोड़ा है। तो ये इस तरीके से काम शायद ही आज तक किसी का देखने मिला हो। लेकिन अजीत दादा दुनिया से अब रुखसत होने जा रहे हैं। अजीत दादा, आखिरी अलविदा अजीत दादा ने दुनिया को कह दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरे तरीके से, और बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद है जो कि अजीत दादा को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर पहुंचे। ठीक है हकीम, आपके पास लौटेंगे। इरशाद भी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, उनकी जो ऐतिहासिक या जो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, सियासी पृष्ठभूमि रही है, वो आज स्वर्णिम अक्षरों में कैसे उन्होंने लिखा था, हर पन्ने पे कैसे उसको सजाया था, पिरोया था। कई हर्डल्स भी जीवन में देखे, लेकिन आगे बढ़ते गए, अलग पार्टी भी बनाई, उसको एक नई दिशा भी दी, लोगों का विश्वास भी जीता, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी शरद पवार के सामने। जो वो विश्वास जीता भी, लोगों का विश्वास भी जीता और उनके साथ अपना बॉन्ड भी बनाए रखा। तो वो आज इन लोगों की भीड़ से पूरी तरीके से नजर सामने आता है, और ये गवाही भी ये लोग दे रहे हैं कि कितना प्यार और कितना उन्होंने एक प्रभाव बनाया था राजनीतिक तौर पर। आज हम देख रहे हैं अभी अंतिम संस्कार का दौर शुरू है और नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र के अधिकांश कार्यकर्ता वहां उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, और वहां आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ वहां जमी हुई है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी हो, मन से हो, कांग्रेस हो, सभी हर पार्टी के वहाँ पदाधिकारी जो है, कार्यकर्ता, बड़े नेता वहाँ शामिल है अंतिम यात्रा में। उनका जो स्वभाव था, एक अच्छी छवि रखते थे, सभी में जो है प्रसिद्ध थे, किसी का भी काम वो रोकते नहीं थे, किसी का भी काम करते थे। खासतौर से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में फाइनेंस है, आर्थिक जो उनके तरफ डिपार्टमेंट दिए जाते थे उसको बखूबी वो निभाते थे। कैसा मतलब साल जो का बजट तैयार होता था वो एक अलग ही ढंग का बजट होता था। खासतौर से किसानों के लिए बड़ी उनको एक अनुभव था, किसानों के लिए अच्छा काम करते थे। वहीं सिंचाई का भी उनके तरफ काम था। तो ये एक बड़े उन्होंने अनुभव था उन्हें, और उन्हें ये पद दिए जाते थे, मंत्री पद उन्हें मिलता था, जो बाकायदा जो है पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव तक उनका विकास बोलता है। अजीत दादा के नाम से जो है प्रसिद्ध थे, कोई भी उन्हें अजीत दादा से ही पुकारता था। अभी देख रहे हैं कि उनके नारे लग रहे हैं कि अजीत दादा वापिस आओ। तो ये जो है एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हानि हुई है, एक राजनीति में एक बड़ी हानि उन्हें देखी जा रही है। महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक जबरदस्त नेता खोया है। बिल्कुल इरशाद, देखिए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक महाराष्ट्र के अंदर शोक का भी ऐलान किया गया है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि पूरे महाराष्ट्र, बारामती का राजा कहने वाले अजीत पवार, पूरे महाराष्ट्र में उनका एक बहुत बड़ा होल्ड था। पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या माहौल है वहां पर, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं तक? देखिए शिपवन, अभी जो देख रहे हैं हम कि कार्यकर्ता नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं, कोई रोता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक के आमदार, खासदारों ने भी उनके नाम से जब उनकी घटना ये सुने हैं तो रोए हैं, और उनके घरों के सामने भी जो है, विधायकों के घरों के सामने भी काफी जमावड़ा देखा गया है। महाराष्ट्र में हर जगह विधायक जो थे, जो उनके समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। नम आंखों से विदाई देने के लिए अभी वहां बारामती भी पहुंच चुके हैं। अभी खासतौर से एक जो अजीत दादा है, हमने अभी एक वायरल वीडियो देखा है, उसमें हसन मुशर्रफ की एक पोती है, छोटी बच्ची है, जो जब टीवी स्क्रीन पर उन्होंने ये घटना देखी थी तो उसकी मम्मी ने पूछा था कि ये आप देखो ये कौन है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये उसकी जो है अजीत दादा है। तो बोले उन्हें क्या हुआ, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो इतनी रोई है, यानी अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी ने नम आंखें की है और एक दुख जताया है। कहीं ना कहीं जो है अजीत दादा सब में ही प्रसिद्ध थे। अजीत दादा महाराष्ट्र में एक बड़े नेता थे और
उनका अच्छा स्वभाव होने से उनके जो काम है वो आज उनके निधन के बाद ये सामने आ रही है। उनकी खूबियां जो है लोग गिनाने से जो है गिना रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कितनी भीड़ वहां मौजूद है। पूरे महाराष्ट्र में शोक 3 दिन का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषित किया है। एक दिन की कल की छुट्टी सभी डिपार्टमेंटों को, स्कूलों को रखी गई थी, लेकिन आज जो है 2 दिन का शोक है। और बड़े ही जो अजित ठीक है, पवार एक ऐसे ठीक है नेता थे। इरशाद, हम आपके पास लौटेंगे दोबारा से, हकीम के पास भी लौटेंगे, लेकिन पहले ज़रा तस्वीरें फिर से दिखाएंगे आपको। इस वक्त जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो हो रही है, उनके परिवारजनों के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम प्रक्रिया में जो भी चीज़ें होती हैं उसको अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत ही गमगीन करने वाली तस्वीरें इस वक्त होती हैं, और जो परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके मन पर क्या बीतती है। कोई भी हो, कल 5 लोगों की उनके साथ मौत हुई है, बाकी क्रू मेंबर्स के समेत उनके कुछ पर्सनल असिस्टेंट या बाकी जो बॉडीगार्ड्स वगैरह भी मौजूद थे उनकी भी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर ये घड़ी किसी भी परिवार के लिए एक बहुत दुखद घड़ी होती है, एक दुखद पल होता है। और वो भी तब जब वो नेता, वो प्रतिनिधि हो जो हजारों करोड़ों लोगों का एक प्रतिनिधि हो या उनका प्रतिनिधित्व करता हो, उनकी उम्मीद हो, उम्मीद की किरण हो। और न सिर्फ किरण थी बल्कि उनका सवेरा भी था। अजीत दादा के नाम से जो इन्हें जाना जाता है, उनका सवेरा भी था। किरण पढ़ते ही उनका वहाँ पर सवेरा हो जाता था। ऐसी छवि उन्होंने बारामती के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में बनाई थी। यही वजह है कि लंबे करियर के बाद उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कई बार रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। वर्तमान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक कल सुबह के समय जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ये पूरी खबर पूरे देश में फैली और देश में इस वक्त माहौल गमगीन है। उनके परिवार के लोग, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरीके से भावुक हुए हैं। उन्हें नम आंखों से याद किया जा रहा है, उनके कामों को, उनके योगदान को, उनके बर्ताव को, उनके बिहेवियर को, जो परिवार के साथ था या लोगों के साथ था या किसी के साथ भी था। तो वो कमी जो है वो बाद में महसूस होती है, वो कमी खलती है। और यही कुछ तस्वीरें आपको भी इस वक्त गमगीन कर रही होंगी। उनकी पार्टी के पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे उनकी पार्टी से जुड़े हुए विधायक, लगभग 40 विधायक भी हैं, उनके साथ साथ परिवार के सदस्य और उनके जितने भी आसपास के लोग हैं। केंद्र से मंत्री पहुंचे हुए हैं, नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, नितिन नवीन हैं, विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। विपक्ष के नेता भी उनकी काफ़ी तारीफ करते नजर आते हैं कि उनकी साफ सुथरी जो भाषा थी वो सीधे कहते थे और उसे करते भी थे। तो ये बहुत भारी शब्दों में इस वक्त हम आपसे भी बयां कर रहे हैं। हकीम देशमुख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हकीम, देखिए आखिरी कुछ पल बचा है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, कई लोग वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि उनकी जो राजनीतिक छवि बनाई थी उन्होंने, जो संपर्क लोगों से बनाए थे, उसकी कमी बहुत ज्यादा महाराष्ट्र वासियों के लिए खलने वाली है। ने अपनी छवि महाराष्ट्र में बनाई है। एक विश्वास जो है वो उन्होंने लोगों के मनों में बनाया है, वो तो हमेशा जो है वो लोगों के मनों में रहेगा। और अजीत दादा के जाने से इसकी जो क्षति हुई है ये कभी भी भरकर नहीं निकलेगी। और जिस तरीके से अजीत दादा हमेशा जहां भी जाते थे वो अपने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनकी भावनाओं को सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। यानी कि कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता अजीत दादा से सीधा संपर्क कर सकता था, इस तरीके से अजीत दादा थे। और अजीत दादा हर किसी का फोन उठाते थे, हर किसी से बात करते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसी छोटे कार्यकर्ता का फोन है और अजीत दादा उससे बात ना करे। वो पूरे तरीके से उसके जो भी मसले होते थे उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। और इसीलिए जो है अजीत दादा सभी के मनों में जो है वो दिल जो है वो घर बना करके रहा करते थे। और इसी के चलते जो है अजीत दादा के लिए इतनी जो भीड़ उमड़ी है, इतना जो प्यार
अजीत दादा का देखने को मिल रहा है बारामती में। ये अजीत दादा का कर्तृत्व है, उन्होंने वो जो है वो किया है, पीछे छोड़कर अजीत दादा ये सारी चीजों को गए हैं। और अजीत दादा के अंतिम संस्कार की तैयारी बारामती में जो है विद्या प्रतिष्ठान में चल रही है। वहां पर बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, बात गृह मंत्री अमित शाह की करे, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की करे, विपक्ष के जो लोग हैं उनकी बात करें, सभी लोग यहाँ पर भावनाओं को लेकर के आए हैं। अजीत दादा के प्यार की अपने मनों में जो है वो कहीं ना कहीं वो लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। अंतिम विदाई की तैयारी जो है वो चल रही है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार अजीत दादा का किया जाएगा। जिस तरीके से पंक्चुअलिटी अजीत दादा अपने समय को लेकर के लगाते थे, जिस तरीके से अजीत दादा सुबह उठ करके मंत्रालय जाते थे या सुबह सवेरे उनका काम की शुरुआत हो जाती थी, उनके पीएसओ भी जो है वो सारे लोग ये चीजों से हैरान रहते थे कि अजीत दादा अगर हमसे पहले आ गए तो चार बातें हमें कहेंगे, सुनाएंगे। और इसी को लेकर के वो भी अलर्ट रहा करते थे। अजीत दादा का भले ही वो तीखे स्वरों में बोलते हो, तीखे लफ्जों में बोलते हो, लेकिन उन तीखे लफ्जों में भी उनका प्यार जो है उमड़ता था। और वो प्यार से जो है वो बाद में ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण भी देते थे, क्लेरिफिकेशन भी देते थे कि अजीत दादा ने जो बातें उन्हें कही थी उसके पीछे क्या क्या वजह उनकी रही थी, बोलने का मकसद क्या रहा था, और अपने काम के प्रति लोगों ने कैसा जागरूक होना चाहिए, सारी चीजें वो अपने कृति में से लोगों को बताते थे। वो अजीत दादा जिनका आज आखिरी समय जो है वो चल रहा है, अंतिम विदाई देने के लिए लोग वहां पर उमड़े हैं, भीड़ वहां पर जमा हुए और अंतिम संस्कार की पूरे तरीके से तैयारी चल रही है। कुछ ही समय में अंतिम संस्कार यहाँ पर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अजीत दादा का होने जा रहा है। और पूरे तरीके से जो है वो पंडित मंत्र जाप करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है वो इकट्ठा है, नेतागण इकट्ठा है, वो विपक्ष के हो या फिर सत्ता के हो, सभी लोग यहाँ पर जमा हुए। चलिए, शुक्रिया आपका हकीम ये अपडेट के लिए। तो हकीम देशमुख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने भी कहा कि जितना भी हमने पत्रकारिता के दौर में उनको देखा है, उनकी राजनीति को देखा है, प्रबल राजनेता वो थे, प्रबल नेतृत्व उनके पास थी, लीडरशिप क्वालिटी थी। आसान नहीं होता कि आप किसी पार्टी से दूसरी पार्टी बनाते हैं और दोनों जो एज गैप हैं, जो जनरेशन्स हैं, उसको टच करते हैं। एक शरद पवार का जनरेशन था और एक उनका जनरेशन था। उस जनरेशन में ज़रूर जाहिर सी बात है एक अंतर था, लेकिन उस अंतर को बनाए भी रखा और एक अलग सी पार्टी भी बनाई और उन लोगों का विश्वास भी अपने साथ बांध के रखा जिन लोगों का विश्वास शरद पवार पर था। तो ये भी एक राजनेता की असल पहचान होती है। लेकिन कहते हैं कि ये कुदरत का नियम है और कुदरत के नियम में सबको आना है, सबको जाना है। लेकिन अनटाइमली कोई जाए या इस तरह से चले जाए तो कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूटना तय होता है। और फिलहाल उनके निधन के बाद ये अंतिम संस्कार की तैयारी राज्य की सम्मान के साथ, मंत्रों के साथ, कई पुजारी वहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनके समर्थक भी नम आंखों से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये बहुत गमगीन दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजित पवार जो अजित दादा के नाम से जाने जाते थे महाराष्ट्र में और डिप्टी सीएम थे। कल सुबह के वक्त कुछ जनसभाओं के लिए उन्हें जाना था, चले भी गए थे, लेकिन बारामती के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले, हालांकि खबरें ये हैं कि पहले लैंड हुआ, फिर टेक ऑफ हुआ, उसके बाद दूसरी बार जब लैंडिंग करने की बारी आई तो नियंत्रण खो बैठे और नियंत्रण के साथ साथ जो संपर्क था वो भी टूटा। उसके बाद ये हादसा हुआ। ये एक छोटा चार्टर्ड प्लेन था और इस चार्टर्ड प्लेन में कुछ ही लोगों की कैपेसिटी होती है और इसमें कुछ ही लोग सवार होते हैं। तो मात्र 5 ही लोग इसमें सवार बताए गए हैं डीजीसीए के मुताबिक।
अब इस पूरे मामले के दो पहलू इस वक्त नजर आते हैं। जब आप किसी पन्ने को पलटते हैं तो जाहिर सी बात है उस पन्ने का पृष्ठ अलग होता है, इस पन्ने के शब्द कुछ अलग होते हैं, उस पन्ने का अर्थ कुछ अलग होता है, उस पन्ने की व्याख्या कुछ अलग होती है। और इसी जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसके भी दो पहलू होते हैं। एक उनका राजनीतिक धर्म, राजनीतिक कर्तव्य, राजनीतिक निष्ठा जो पूरी लगन के साथ उन्होंने अपने लोगों के प्रति निभाई और इतनी बड़ी पहचान बनाई। महाराष्ट्र की सीमाओं तक इसको सीमित नहीं रखा, पूरे देश में प्रबल राजनेता के तौर पर एक छवि बनाने में कामयाब रहे, डिप्टी सीएम के पद तक गए और निर्णायक भूमिका में भी रहते थे। किंग मेकर के तौर पर भी रोल निभाया, अहम भूमिका निभाई कई बार। लेकिन उनका चले जाना उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्षति है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्ट्रक्चर के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक स्टेट लेवल का नेता जब तैयार होता है या उसका एक बहुत बड़ा जन समर्थन होता है तो उसका एक बहुत कुनबा पीछे होता है, बहुत बड़ा कुनबा होता है। और उस पूरे कुनबे को एक उम्मीद अपने नेता से होती है कि हमारे पास एक प्रबल नेता है जो हमारी सुनता है, हमारे मुद्दों को सुनता है। और ये वही थे बारामती के लिए, बारामती के आसपास के लिए, हालांकि पूरे राज्य के लिए भी। लेकिन जो उनका प्रारंभिक टच था वो बारामती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बारामती में जन्मे, बारामती में पले बड़े, बारामती से प्रारंभिक पढ़ाई की और वहाँ से आगे बढ़े, राजनीतिक शुरुआत की। राजनीतिक शुरुआत में ही उन्होंने पहले संसदीय वहाँ पर जीता, सांसद बने, फिर अपने चाचा के लिए उस संसदीय क्षेत्र को छोड़ा और दोबारा से जब उपचुनाव हुए तो फिर विधायक बने। विधायक बनने के बाद लगातार विधायक बनते गए, मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में कई बार, 90 से लेकर अभी तक का ये सिलसिला उनका है। अब जब उनकी राह अलग थी, लक्ष्य अलग था, तो वो पार्टी के बीच नहीं है। और दूसरा पहलू ये है कि जांच पड़ताल कैसे होगी, उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, उनके विधायकों को का नेता कौन होगा, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह उनके इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो पूरे सम्मान के साथ आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये वो सम्मान होता है जो किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। अयोध्या जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज अग्रहरी जो है इनका नाम बताया जा रहा है, शेर अली निवासी सुल्तानपुर अभी फिलहाल फरार हुए हैं। कैदियों के भागने से जेल प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या जिला का ये पूरा मामला सामने आया है और जेल के अंदर से जेल प्रशासन के सामने उनको चकमा देकर 2 जो कैदी हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और शेर अली और एक व्यक्ति का नाम शेर अली बताया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आ गया है। और अभी फिलहाल पूरे एरिया के अंदर हड़कंप है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से यहाँ पर थे। गोलू अग्रहरी और सूरज अग्रहरी ये अमेठी का रहने वाला था और दूसरा सुल्तानपुर का रहने वाला शेर अली, ये दोनों जेल प्रशासन की आंखों के अंदर धूल झोंककर यहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब इन्हें ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। अयोध्या की जो पुलिस है और जो भी जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया है कि आखिरकार ये भाग कर जाएंगे तो इन्हें पकड़ने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। नाकेबंदी ज़्यादा कर दी गई है और पूरे एरिया के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
राजवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजवीर, क्या जानकारी है? 2 कैदी फरार हुए हैं। बिल्कुल शीतल, ये अब तक की उत्तर प्रदेश की आज बड़ी खबर है, क्योंकि अयोध्या जेल प्रशासन को लेकर ये खबर है कि अयोध्या जेल से 2 कैदी फरार हुए हैं और ये जो दोनों कैदी थे ये गंभीर अपराध में और जेल में बंद थे। इसमें गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज अग्रहरी, ये अमेठी का निवासी था, जिसके ऊपर 302 का मामला यानी मर्डर के केस में आया था। शेर अली ये सुल्तानपुर का निवासी था, ये पॉस्को एक्ट के तहत यानी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ये दोनों कैदी बंद थे। और सबसे बड़ी बात ये है शीतल की ये दोनों कैदी जो है वो तन्हाई बैरक में थे और तन्हाई बैरक में जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि तन्हाई बैरक से रात में तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच ये लोग फरार हुए हैं। पहले तन्हाई बैरक को उन्होंने तोड़ा, उसके बाद बाउंड्री वॉल फांद के ये दोनों कैदी फरार हुए हैं। जैसे ही इनके फरार होने की सूचना अयोध्या जेल प्रशासन को मिलती है, पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। हालांकि धरपकड़ की तलाश जारी है, इन दोनों कैदियों को खोजा जा रहा है, नाकेबंदी की गई है, लेकिन अभी किसी तरह का सुराग जो है वो पुलिस प्रशासन को के हाथ नहीं लग पाया कि आखिर ये कैदी फरार कैसे हुए। और दूसरी बात शीतल ये है कि एक बड़ा सवाल है, एक और बड़ा गंभीर आरोप ये जेल प्रशासन पे भी उठता है, बड़े गंभीर सवाल जेल प्रशासन पे उठते हैं कि आखिर ये 2 कैदी जेल के अंदर से कैसे फरार हो गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर जो अब मीडिया है वो लगातार ये सवाल उठा रहा है। जी, किस तरह के मुकदमे, किस तरह की धाराएं थी इन पर? देखिए, मैंने बताया शीतल कि एक कैदी है जो मर्डर के केस में यानी 302 में के मामले में जेल में बंद था। दूसरा कैदी पॉस्को एक्ट यानी उसके ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था। ये दोनों जेल में बंद थे और तन्हाई बैरक में थे। तन्हाई बैरक का मामला आप समझिए शीतल, तन्हाई बैरक में उन कैदियों को रखा जाता है जिनके ऊपर गंभीर अपराध होता है, जिन्होंने गंभीर अपराध किया होता है। और तन्हाई बैरक में रखने का मतलब यही है कि ये जो कैदी हैं, दोनों कैदी थे, ये मामूली कैदी नहीं थे, आम कैदी नहीं थे। गंभीर धाराओं में इन्हें जेल भेजा गया था, जिसको लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। और अब जो खबर है कि रात तकरीबन 2 बजे के आसपास ये दोनों कैदी जेल तोड़कर, जेल की बाउंड्री फांद कर ये फरार हो गए हैं। तो एक गंभीर सवाल ये जेल प्रशासन के ऊपर उठता है। हालांकि इस पे अभी शासन प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसको लेकर एक शासन प्रशासन की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, बड़ा मामला है। जी, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात ये भी है राजवीर कि योगी मॉडल या योगी सरकार में जिस प्रकार से इन तरह की चीज़ों को मजबूत किया है, कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, समय समय पर उन पर कड़ा रुख अपनाया गया है, लेकिन जेल से कैदी फरार होना, ये तो जेल प्रशासन पे सवाल खड़े होते ही हैं। अब ये जो जांच का दायरा है, क्या वो बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर आने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल जांच का दायरा बढ़ेगा शीतल। और मैंने बताया कि भाई जेल के अंदर से अगर कोई कैदी जेल की दीवारों को तोड़ के फरार हो जाता है तो ये जांच का विषय है कि आखिर कैसे वो मतलब जेल की दीवारें इतनी कमजोर कैसे हो गई, या अंदर का ही कोई व्यक्ति उन कैदियों से जिसकी सेटिंग थी या पहले से तय था कि ऐसा ऐसा होना है और फिर आपको ऐसे ऐसे निकलना है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जेल से कैदियों का भाग जाना, इस तरह से रात 2 बजे के बाद 2 बजे के आसपास फरार हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है, गंभीर सवाल उठाता है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर जब योगी सरकार की बात करें, योगी मॉडल की बात करें, तो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या जेल प्रशासन की बात हो, हर मामले में ये माना जाता है कि भाई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों कैदियों ने एक पूरे जेल प्रशासन ही नहीं, पूरी सरकार को चैलेंज किया है एक तरह से, आप देखिए तो उनका जेल की दीवारों को तोड़कर भाग निकलना, ये सरकार पे भी सवाल है और जेल प्रशासन पे भी सवाल है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, और कोई आधिकारिक व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या पुलिस प्रशासन या जेल प्रशासन की तरफ से विशेषकर? देखिए, अभी नहीं आया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि थोड़ी देर में ही डीआईजी जेल प्रशासन वो प्रेस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लेकिन उससे पहले ही हमारे सोर्स ने हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जिसको लेकर हम लोग ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। और ये खबर सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है। अभी थोड़ी देर में ही इस पूरे मामले पर
जेल प्रशासन की तरफ से जेल प्रशासन का रुख स्पष्ट हो जाएगा, जेल प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी कि आखिर ये मामला क्या था और कैसे ये घटना हो गई। जी, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था मजबूत होती है, जिस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मजबूत होती है, वहां पर इस तरह की चूक होना जेल प्रशासन की तरफ से, ये पूरे कानून का जो दायरा है उस पर भी कहीं ना कहीं इसके डेंट लगते हैं, सवाल खड़े होते हैं। इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, कैसे इस लूप होल को कम किया जाएगा? शीतल, बिल्कुल देखिए, सवाल तो है ही है। अगर किसी जेल के अंदर से अगर किसी कैदी का जेल की दीवारों को तोड़ के या तन्हाई बैरक से फरार होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, गंभीर सवाल उठता है। सरकार पे भी सवाल उठता है और जेल प्रशासन पर भी सवाल उठता है। अब चूंकि घटना हुई है, हालांकि ये घटना देर रात की, जैसे मैंने बताया, उसको लेकर तमाम अधिकारियों तक भी ये बात गई है और लगातार वो इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। लेकिन जहां तक देखिए सवाल है व्यवस्था का, तो व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहे हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर जेलों में हो रही हैं तो फिर कैसे माना जाए कि जेल सुरक्षित है या जेल की दीवारों को तोड़ के कोई बाहर नहीं जा सकता है। सरकार के और जेल प्रशासन के तमाम दावे जो रहे पहले से, उस दावों की पोल खुलती नजर आ रही। शीतल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा और उसके बाद जो भी अपडेट या जो भी ऑफिशियल इस पर कोई स्टेटमेंट आता है तो हम जरूर आपके सामने साझा करेंगे। फिलहाल वापस लिए चलेंगे आपको इस वक्त बारामती, जहां से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी इस मौके पर मौजूद हैं, इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में मौजूद हैं और अब वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको ये आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है, आखिरी विदाई दी जा रही है। और पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो होती है, ये जुटाना आम बात नहीं होता, ये जुटाना आम बात नहीं होता। इस भीड़ को बनाना पड़ता है, इस भीड़ को कमाना पड़ता है। ये एक दौलत की तरह होती है राजनेता के लिए खासकर, और ये भीड़ वही गवाही दे रही है राजनेता की पहचान को, राजनेता की कार्यशैली को, उनके नेतृत्व को, उनके विजन को कि क्या उनके विजन थे अपनी जनता को लेकर, क्या उनकी दूरदृष्टि थी अपने क्षेत्र को लेकर। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम तक बन जाते हैं, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो अपने गृह क्षेत्र को पर नजर नहीं रखते कि भाई वो उनका संसदीय क्षेत्र है या उनका विधायकी क्षेत्र है। ये उन नेताओं में से थे जो अपने क्षेत्र को लगातार देखते थे। एक ताज़ा उदाहरण हमेशा उत्तर प्रदेश से सामने आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो पुराने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचते हैं, जब वो वहां से सांसद हुआ करते थे, जहां से उन्हें एक पहचान मिली और युवा अवस्था में ही वो सांसद बन गए थे, तो वो वहां पर जब जाते हैं तो लोगों के साथ डायरेक्ट बैठते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो उदाहरण हैं, धीरे धीरे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये भीड़, ये देखिए, क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस आखिरी यात्रा का वहां पर साक्षी बनना चाहता है, ताकि कोई तमन्ना उनके दिल में ना रहे, उनके मन में कोई तमन्ना ना रहे। उस तमन्ना को पूर्ण करने के लिए ही आखिरी यात्रा में आया जाता है, उसमें शामिल हो जाता है और ये उन्हें आखिरी जो सम्मान है वो भी दिया जा रहा है। लगभग 12 बजने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद मुखाग्नि भी उन्हें दी जाएगी। लेकिन पूरा महाराष्ट्र इस वक्त फिलहाल गमगीन अवस्था में बना हुआ है, गमगीन स्थिति में बना हुआ है। पूरे देश भर से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्षी नेता क्या, पक्ष के नेता क्या, उनकी पार्टियों के जुड़े हुए नेता क्या, उनके वहां पर विपक्ष में बैठे नेता क्या,
हर कोई कहता है कि अजीत दादा के जाने के बाद एक ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा अंग जो है वो छूट गया है, वो दरकिनार हो गया है या वो हट गया है, जिसे अब भर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी की जगह कभी नहीं ले पाता। हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और ये पहचान ऊपर वाले के कर्मों से या ऊपर वाले की तरकीब से बनाई जाती है, दी जाती है। हर किसी व्यक्ति को अलग अलग गुणों से नवाजा जाता है। आज तक शायद आपने पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपूर्ण गुण मिले। ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में संपूर्ण गुण हो, बराबर गुण हो, या जो गुण एक व्यक्ति में है वो दूसरे में हो। ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसकी कमाई आज ये देखने को मिल रही है। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये शोक सभा है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। बहुत कम आप इतना देखते हैं, हुजूम, भीड़। ये जो एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें बयां कर रहा है। और लोग सिर्फ वहां पर नहीं पहुंचे नहीं हैं, बल्कि कई लोग रोते बिलखते भी नजर आए। कई लोगों की आंखों में आंसू भी छलक रहे थे और उनके प्रति प्यार, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति इज्जत, उनके प्रति जिम्मेदारी, उनके प्रति उम्मीद की किरण। लेकिन वो जब दिया बुझ जाता है तो जाहिर सी बात है उस एरिया में अंधेरा छा जाता है। कुछ बॉलीवुड के कलाकार भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। रितेश देशमुख आपने अभी देखे, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा धीरे धीरे कुछ और बॉलीवुड एक्टर्स भी आपको नजर आएंगे। लेकिन क्या बॉलीवुड एक्टर, क्या राजनेता, क्या नेता एक मनुष्य की जो प्रक्रिया है या जो एक ऊपर वाले से लेना देना है, वो सब भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। कब ऊपर वाला धरती पर भेजेगा, कब एक व्यक्ति जन्म लेगा, कब वो वापस लौटेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसी प्रकृति के नियम के साथ ही हर शख्स को चलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर हो ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो। वो कहते हैं कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और तो फिलहाल एक बड़े नेता के निधन के बाद, और वो निधन जो अनटाइमली हो। अभी उतनी उम्र उनकी नहीं थी, 66 साल मात्र उनकी उम्र थी। और 66 साल में कहते हैं कि राजनेता तो 50 के बाद ही युवा होता है। 50 साल का राजनेता कहते हैं युवा होता है, और उसके बाद ही राजनीतिक करियर शुरू होता है। तब तक परिपक्व होने में समय लगता है। तो अभी रितेश देशमुख, बॉलीवुड कलाकार, अभी पहुंचे हुए हैं। वो भी सम्मान के साथ उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस आखिरी समय में नमन कर रहे हैं। उनके साथ साथ कई ऐसे लोग, बाकी लोग भी हैं। और पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में आप जितना भी करें, जो भी करें, लेकिन आपकी कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया है या सबसे बड़ा जो एक मंच होता है, वो ये होता है। यहां से कमाई पता लगती है कि इन्होंने कितना कुछ कमाया है अपने जीवन में। धन दौलत वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन ये कमाई इस वक्त आप सबके सामने इसलिए दिख रही है क्योंकि ये कमाई हुई चीज है। उनके दिलों को कमाया है, उनके दिलों पर राज किया है। और हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा
जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उस सेटअप में राजनेता को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी प्रतिनिधि को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, उसकी समाज में भूमिका को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि राजनेता सक्रिय है तो आप समझ लें कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सक्रिय है, और अगर वो अलर्ट है तो आप समझिए कि हमारे क्षेत्रों का विकास भी होगा, डेवलपमेंट होगी, वहां पर लोगों को सुना जाएगा, लोगों की भावनाओं की कद्र की जाएगी। तो यह हर चीज़ राजनेता से जुड़ी हुई चीज़ होती है। और फिलहाल ये बहुत दुखद तस्वीरें आपके सामने हैं और मात्र कुछ मिनट के बाद वो इस अंतिम क्षणों में लीन हो जाएंगे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।